हेलो, गुड इवनिंग। सभी को इस प्यारी सी शाम की जय श्री राधे कृष्णा। मैं मिस शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों, प्रत्येक शाम 5 बजे हम लोग टेट और सुपर टेट के लिए कंप्लीट मैथ की सीरीज लेके आते हैं, जिसमें हम आपको एक सेट पेपर प्रतिदिन कराते हैं। प्रतिदिन हम आपको एक एग्जाम की प्रैक्टिस कराते हैं और यह बताते हैं, यह दिखाते हैं कि अभी आप कहां पर अटक रहे हो। दोस्तों, जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है वहीं पे हम आपको समझाते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। जो लोग लाइव आ गए हैं प्लीज सभी को शेयर कर दें। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की टेस्ट सीरीज की। उससे पहले जिनको चैप्टर वाइज मैथ की रिक्वायरमेंट है, वन डे एग्जाम स्टडी की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे सर्च करें। जिस चैप्टर को पढ़ना है, 3 चैप्टर छोड़ के बाकी सारा सब कुछ पढ़ाया गया है। 3 चैप्टर वो भी जल्दी खत्म होंगे। और अगर उसके बाद लाइव अगर अभी पढ़ना है दोस्तों, ये धुरीना ऐप पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है धुरीना ऐप, ठीक है ना। इस धुरीना ऐप पे आपको क्या करना है दोस्तों, इस धुरीना ऐप पे आपको करना है प्ले स्टोर पे इंस्टॉल, ठीक है ना। और इंस्टॉल करने के बाद इसमें अपने आप को करना है रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों, इस तरीके का ऐसे एक बैनर सर्च करना है, वहां पे बहुत सारे टीचर्स के नाम होंगे। उनमें से इस बैनर को सर्च करके ये कोर्स ले लेना है। इस कोर्स लेने से बहुत बड़े बड़े फायदे हैं और ये इसी 399 में, ये इसी 399 में यूपी टेट भी है और सुपर टेट भी है। ये कंप्लीट सीरीज है 399 में, ये कंप्लीट सीरीज है यूपी टेट और सुपर टेट की। ओके दोस्तों, तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। ओ माय गॉड, ये क्या पहला प्रश्न और भयंकर जबरदस्त। देखिए क्या लिखा है। कह रहा 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो सबसे पहला और सबसे सरल तरीका इसको सॉल्व करने का होता है, तो भैया जैसा दिया वही चित्र लिख लो। 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से, पहले तो बच्चों वृत्त का केंद्र होना चाहिए, ये कोई पॉइंट है और यहां से एक हमने वृत्त बनाया, क्लियर है। अब इसमें एक हमने जीवा डाली, एक ये जीवा डाली, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है। दूर मतलब यहां से यहाँ की जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब यहां से एक थ्योरम निकल के आती है। वो थ्योरम क्या है कि वृत्त के केंद्र से, यहां लिख लिया करो बच्चों, क्या थ्योरम है, वृत्त के केंद्र से जीवा, ये केंद्र है, जीवा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या लिखा है, जीवा को 2 बराबर भागों में, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। वो कह रहा है कि अगर केंद्र से हम जीवा पर दूरी मतलब 90 डिग्री होगा तभी शुद्ध दूरी होगी। अगर केंद्र से जीवा पर हम कोई लंब डालें तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ, ये पूरी जीवा कितनी दी थी, देखो कह रहा 30 सेंटीमीटर लंबी है। दोस्तों यहां से यहां तक जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब वो कह क्या रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। अब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये है 90 डिग्री, ये ऊंचाई 8 है, ये आधार 15 है। दोस्तों मैंने तुमको समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बन जाएगा।
क्या लिखवाया था 8 15 17, ये ट्रिपलेट लिखवाई थी 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 और 17। तो यहाँ पे जो कर्ण की लंबाई है वो कितनी आ गई 17, और कर्ण ही तो त्रिज्या है दोस्तों। कितना सरल था ये थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। दोस्तों जैसे ही आया समबाहु त्रिभुज तो हमारे दिमाग में सबसे पहली घटना ये आ गई कि भैया सबसे पहले तो त्रिभुज बना लो। क्या बना लो? त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का साथियों मीनिंग क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, मेरा प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 4√3। उसने कहा इसकी ऊंचाई बताओ। दोस्तों अगर समबाहु त्रिभुज की कभी ऊंचाई निकालनी हो तो फार्मूला क्या होता है? a/2√3, यानी कि भुजा का आधा करके √3 चिपकाना है। दोस्तों भुजा कितनी है? 4 × √3, ये बटे में 2 और गुणे में √3, यही तो आएगा। दोस्तों 2 दूनी 4, √3 गुणे √3 क्या बन जाएगा? 3, और 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। हर बार फार्मूला लिखिए तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। बोलो भाई समझ में आ रही बातें? बातें समझ में आ रही हैं? यस या नो? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या होगा? देखिए ये बेहद सरल क्वेश्चन है, बेहद सरल क्वेश्चन है। 3 के पहले 9 समाकलन, क्या लिखा है? समाकल गुणज। समाकल का मतलब कुछ भी नहीं है, समाकल का मतलब है क्रमागत। और कितने हैं दोस्तों? 9। कैसे लिखा होगा? 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, तिछक 18, 3 सते 21, ठीक है ना, तिरवट 24 और 3 नियम 27। इतनी संख्याओं का आपको क्या चाहिए भैया? औसत चाहिए। क्या चाहिए साथियों? औसत। जब कोई भी वैल्यू अगर सीरीज में दी हो, मैंने कई बार कहा, अगर वैल्यू क्रमागत रूप से दी हो, सीरीज में दी हो, सीरीज का मतलब उनके बीच का अंतर बराबर हो। देखो यहां से यहां के बीच का अंतर 3 3 3 3 3 3, ये कितना है इससे ये फर्क नहीं पड़ता, बस अंतर बराबर होना चाहिए। जब 9 समाकलन होंगे, 9 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच्चे 1 2 3 4, 4 एक तरफ हो जाएंगी और 1 2 3 4, 4 एक तरफ हो जाएंगी। यानी कि अगर ये 4 एक तरफ हो गई तो बच्चे ये बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? औसत। देखो 3 6 9 12 और इधर कितना है? 18 21 24 और 27। बोलो बात समझ में आई? जो भी मैंने ये कई बार सिखाया, अगर कई सीरीज है, जो भी मिडिल की वैल्यू होती है वो हमेशा साथियों क्या होती है? वो हमेशा औसत होती है। क्या होती है? औसत होती है। बोलो बात क्लियर? आ जाओ मेरे बच्चों। अगला 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये उल्टा है। मैंने इसीलिए इसको 2 बार रखा, एक बार सीधे की तरफ से, एक बार उल्टे की तरफ से। यहाँ पे उल्टा लिख दिया। कह रहा है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत। इसमें संख्याएं दी, औसत पूछा, इसमें औसत दिया, संख्याएं पूछी। कितनी है? 9। देखो कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है दोस्तों? 4 एक तरफ हो गई, 4 एक तरफ हो गई। अब 9 लगातार आने वाली विषम है, औसत दोस्तों कहां रहा होगा? औसत रहा होगा मिडिल में। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? अब 53 से इसने क्या कहा? सबसे छोटी बताओ। 53 से जस्ट पहले कौन आता है? 51। विषम बताना है। 51 से जस्ट पहले 49, फिर 47 और ये क्या हो गया? 45। सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई 45। जल्दी बोलो मेरे भाइयों, सबसे छोटी संख्या हो गई 45। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई?
सबसे छोटी संख्या हो गई 45। कोई डाउट? चलो भैया अगला, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने 8 गुनी हो जाती है। अरे भाई दिमाग कहाँ? 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के लिखा है 3 वर्ष में अपने की 8 गुनी हो जाती है। दोस्तों बहुत ध्यान से, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लिखा है 3 वर्ष में 8 गुना। क्लियर है? 8 गुना का मतलब क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2। ये क्या तुमको एक पहले क्वेश्चन कहते थे कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 गुनी या 5 वर्ष में 2 गुनी, कितने वर्ष में 8 गुनी? ये उसका उल्टा दिया। 3 वर्ष में क्या लिखा है? 8 गुनी। तो दोस्तों ये 3 बार है, 1 2 3, तभी तो यहाँ 3 है। 1 वर्ष में कितने गुना हुआ होगा? 2 गुना। देख लो, 1 वर्ष में 2 गुना ब्याज 2 2 2 3 बार है, तभी तो 8 हुआ होगा। भैया 3 बार, 1 1 1 3 बार, तभी तो यहाँ 3 वर्ष लिखा गया होगा। इसका जो बेसिक प्रारूप रहा होगा वो क्या रहा होगा कि 1 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब दोस्तों जब हम चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज, पहले वर्ष में सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है। तो जब पहले वर्ष में मूलधन पर ब्याज मिलता है तो दोस्तों मूलधन पर मिला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। 2 गुना, आपने किसी को जो पैसा दिया 100% कहलाया, जो वापस मिला मिश्रधन 2 गुना मिला। 100 का 2 गुना कितना भैया? वापस कितना मिला? 200। दिया तुमने 100, मिला तुमको 1 साल बाद 200, कितना ज्यादा मिला? 100%। कितना ज्यादा मिला? 100%। जो साथियों ज्यादा मिला, जो ज्यादा मिला वही तो ब्याज है। जो ज्यादा मिला वही तो ब्याज है। दोस्तों ब्याज कितने परसेंट है? ब्याज 100% है। ब्याज कितने प्रतिशत है? ब्याज 100% है। कोई डाउट तो नहीं है? ब्याज कितने परसेंट है भाई लोग? ब्याज 100% है। कोई डाउट? चलो अगले प्रश्न पे दोस्तों बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 3 संख्याओं का मासा 12 है। जैसे ही मासा मिला तुम्हारे दिमाग पे एक फितूर छा गया कि हमारे गुरुजी ने तो ये कहा है कि अगर कहीं मासा लिखा हो तो ऐसे चित्र बना लो, यहां लिख दो मासा। मासा यही तो लिखा जाता है। अब संख्याएं अब की बार कितनी है? 3। मासा का काम क्या होता है? इनको पूरा पूरा सभी को काट देना है एक ही बार में। तो इसमें भाग गया होगा तो कितने बार? ये अनुपात क्या दिया? 1:2:3। दोस्तों अनुपात कहां लिखा जाता है? भाग देने के बाद जो भागफल आ जाए, जो कटे ना, वही तो अनुपात है। ये यहाँ 1, यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना 3। 12 से इसमें भाग दिया, एक बार गया तो वापस संख्या गुणा करा दो। 12 एकम 12, संख्या आ गई। 12 दूनी 24, संख्या आ गई। 12 तिया 36, संख्या आ गई। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? वो संख्याएं क्या है? 12 24 36। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बातें नहीं समझ में आ रही हैं? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आ जाओ अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा घनघोर इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना भैया। क्या है इंपॉर्टेंट? देखो, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक यन जिससे 464 यन 864 यन का मतलब क्या है दोस्तों? 864 गुणे यन। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल है। और जब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल होता है, जब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल होता है, ठीक है ना, तो बच्चे हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है अगर कोई चिन्ह ना हो तो। बात क्लियर? यानी कि वो पूरी स्वतंत्रता हमको दे रहा है कि 864 में हम किस संख्या का गुणा करा दें या किसी भी संख्या का गुणा करा लें, बस ये पूर्ण घन बना दें। दोस्तों घन का शुद्ध मीनिंग क्या होता है? ए गुणे ए 3 के ग्रुप में होनी चाहिए। तो क्या होंगी भैया? देखो 864, देखो किससे कटेगा? 2 से। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से।
2 एकम 2, भाग नखाई बिंदी, 2 अट्ठे 16, फिर दोस्तों 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से, 3 नियम 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1। भाई मेरे इतना सारा इसका फैक्टर आ गया। अब तुम्हें क्या बनाना है, घन। देखना, हमको घन का मतलब यह है कि 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए बच्चे। यहां ध्यान देना जरा, 1 2 3, ये बना या नहीं बना, जल्दी बता दो। एक तो भैया, एक तो बन गया, क्या बन गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना तो कंप्लीट। फिर आ जाओ 1 2, क्या रह गया, 2 गुणे 2, ये रह गया। फिर क्या बन गया, ये देखो यहां भी 3 का ग्रुप बन गया, 3 गुणे 3 गुणे 3। बोलो समझ में आ रहा है। देखो 1 2 3, ये 3 के ग्रुप बन गए, ये लिख दिया। ये 2 का है, ये लिख दिया। ये 1 2 3, 3 का है, ये लिख दिया। क्लियर है। तो यार दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि घन की, तो घन में 3 3 के ग्रुप में होना चाहिए। ये तो है, ये तो है क्या नहीं, यही तो नहीं है। इसी में अगर मैं एक और 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, यानी कि n का मल्टीप्लाई कराना है, अगर मैं n की जगह अगर 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो n की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। आओ मेरे भाइयों, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 7 और 140 है। जैसे ही तुमने मासा और लासा देखा, तुम्हारे दिमाग में एक बात ये सेट हो गई, सर ने हमारे कहा था कि अगर मासा दिया हो तो यहां लिख लेना, और ये कोई दो संख्याएं पता नहीं, मासा का काम है इन दोनों को पूरा पूरा काटा होगा, तभी तो ये मासा रहा होगा। भैया इसमें 7 से भाग दिया, ए बार गया, इसमें गया बी बार। दोस्तों ये जो वैल्यू आई, जल्दी कमेंट करो, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सह अभाज्य या अनुपात। भाई कटना बंद हो गया तभी तो है 7 मासा। अब दोस्तों मासा यानी कि HCF गुणे सह अभाज्य यानी कि A गुणे B, यही तो एलसीएम है। बोलो कई बार लिखाया ये बच्चे। 7 में हम A और B का गुणा कराने पे एलसीएम मिलता है। एलसीएम कितना दिया है, 140। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अगर मुझे A गुणे B की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 7 को इधर ले जाऊंगा। बोलो यस या नो, बोलो भाई यस या नो। दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, क्या आ गया 20, पक्का। अब कोई ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल क्या है 20, तो क्या हो सकती हैं, 4 गुणे 5, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच हो तो उनका योग। तो अगर 20 और 45 के बीच है तो यही फैक्टर लिखना पड़ेगा, A बराबर 4 और B बराबर 5। बच्चे वापस 4, अब इसका मतलब क्या हो गया, 7 से इसमें भाग दिया तो 4 बार गया, वापस करा दो गुणा। 7 चौको दोस्तों क्या हो जाएगा 28, 7 पना क्या हो जाएगा 35। बोलो बात समझ में आई, कर दो योग भैया। 8 5 कितना होता है 13 के आए 3 हासिल 1, 3 2 पेज 5 1 हासिल वाला 6। दोस्तों योग कितना आ गया 63। फटाफट नोट करो। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप वीडियो रिवाइंड करके 2 बार देखो, चीजें जरूर आएंगे यार। चीजें इतनी कठिन है नहीं जितनी तुम लोग समझ रहे हो। आज बच्चे अगला जल्दी करो भाई, अगला हो। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है, HCF 30 है, उनमें से एक संख्या 210। साथियों HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आप अच्छे से जानते हो। सबसे पहले तो आप HCF लिख लो 30 गुणे एलसीएम लिख लो 2310 बराबर पहली संख्या कितनी है दोस्तों 210 और दूसरी संख्या पता नहीं। बच्चे जिसकी वैल्यू चाहिए हम उसको अकेला छोड़ देते हैं। 210 इधर आ गया,
30 गुणे 2310 बटे 210। पक्का? 0 से 0 कट गया दोस्तों। 21 से कम 21, 2 शेष रह गया, 21 हो गया। 21 से कम 21 हो गया भैया। 11 तिहाई 33, तो कितना आ गया? 330। कितना आ गया? 330। और मैं टीचर होके हर बार फार्मूले लिखता हूं और आप स्टूडेंट होके हर बार नहीं लिखते। आप तो अकेले वीडियो देख रहे हो, वही गलत बात है, आपको लिखना चाहिए। चलो निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? जैसे ही ऑप्शन पे नजर पड़ी, निम्न का मतलब इन्हीं में से छाटनी है। जैसे ही ऑप्शन पे नजर पड़ी तो हमको सबसे पहले तो 91 दिख गया। क्यों? अगर मैं बात करूं 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 97, तो फिर 91 का कोई सवाल नहीं, यही नहीं होगी। ठीक है, अब उसने यही पूछा कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं। ए भी अभाज्य है, किसी से नहीं कटती, ए भी अभाज्य और ए भी अभाज्य। आओ अगले प्रश्न पे बात करते हैं। समझ में आ गया? ओए हट। अगला दोस्तों, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। यानी कि दोस्तों कोई संख्या है जिसमें उसे 36 से भाग देना था, इस संख्या में उसने गलती से किससे भाग दे दिया? उसने गलती से दे दिया उसी संख्या में 63 से भाग। अब जब बच्चे गलत से भाग दिया तो गलत उत्तर आएगा। अब देखो 63 से भाग दिया तो कितने बार भाग गया? 24 बार। कितने बार गया? 24 बार। क्लियर है? तो दोस्तों 63 गुणे 24, 63 गुणे 24, यही तो भाई 63 से भाग दिया 24 बार। अगर 24 का गुणा 63 में कर दे तो वो संख्या नहीं आ जाएगी। तो ये जो अंदर जो संख्या रही होगी वो क्या रही होगी? 63 गुणे 24। क्लियर है? अब गुणा करके क्यों नहीं लिख रहे अभी बताते हैं। अब अगर ये मान लो ये पूरा भाज्य है, अब हम अगर सही संख्या से भाग देंगे तो दोस्तों सही उत्तर मिलेगा। अगर हम सही संख्या से भाग देंगे तो सही उत्तर मिलेगा। हम दोस्तों भाग देते हैं 36 से। सही संख्या इसी से तो भाग देना था। देखो उसके बदले गलत संख्या दिया। हल करो। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। इसीलिए नहीं हमने इनको गुणा करके इकट्ठा किया। बाद में काटना तो भाई काय पहले गुणा कर। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 दूना 42। कितना आ गया दोस्तों? 42 आ गया। कितना आ गया भाई लोग? 42। अगर डाउट हो तो जल्दी से बताओ। अगर डाउट हो तो जल्दी से बताओ भाई। चलो भैया जल्दी से बताओ। 3 क्रमागत समपूर्णांकों को योग। यार जैसे ही उसने कहा क्रमागत, पहला दूसरा तीसरा, दोस्तों जब कोई क्रमागत संख्याएं होती हैं तो बीच वाली संख्या हमेशा से औसत होती है। पक्का ना? ये तो अभी बात सिखा चुके ना दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है? योग है भैया 54। तो तुम्हें पता है कि औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। पक्का ना दोस्तों? योग कितना है? 54। अब कह रहा है पदों की संख्या। तो भैया 54 तो योग है 3 संख्याओं का। कितनी संख्याएं हैं? 3। 3 से दे दो भाग। 18 तिया 54। क्या होता है दोस्तों? औसत कितना आएगा? 18। बोलो हाँ या ना? अब वो क्या कह रहा है? क्रमागत थी तो 18 से पहले क्या रहा होगा? 17। देखो सॉरी क्रमागत सम है, सम है सम। तो 18 से पहले क्या रहा होगा? 16। 18 के बाद 20। उसने कहा छोटा पूर्णांक बताओ, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 16। अगर डाउट हो तो बताओ भाई। अगर डाउट हो कोई जल्दी से बताओ, यस नो लिखो। आओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों
यहां ध्यान देना, अगर मैं बात करूं व्युत्क्रमों के योग की, तो भैया फार्मूला लिखो, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? व्युत्क्रमों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। जल्दी लिख लो, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। दिखाई दे रहा है? अगर कभी भी आप दो संख्याओं का योग दिया है और गुणनफल दिया है, व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो दोस्तों व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। अब बच्चे संख्याओं का योग कितना दिया है ये हम सब बता चुके, क्यों ऐसा होता है। आप नंबर सिस्टम चैप्टर खोल के देखो, संख्याओं का योग कितना दिया है दोस्तों? 40। और क्या कह रहा है? उनका गुणनफल कितना दिया है? उनका गुणनफल दिया है 375। बच्चे बटे में क्या हो जाएगा? 375। भाग दो, 5 अट्ठे 40, 5 सते 35, 2 रह गया 25, हो गया 55 25। 8 बटे 75 क्या हो गया? 8 बटे 75। क्या भैया बात सभी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कोई डाउट? चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है और ये शेषफल प्रमेय है, ये ऐप पे कल चली थी, ठीक है, आपने देखा होगा कल शाम को। कह रहा किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। कितना? शेषफल 3 प्राप्त होता है। कोई एक संख्या है, मुझे नहीं पता क्या है, अगर उसमें हम 6 से भाग दे दें तो शेषफल कितना मिलने वाला है? 3। कह रहा यदि उसी संख्या के वर्ग में, जो संख्या यहाँ x थी, अगर मैं x के वर्ग यानी कि x स्क्वायर में 6 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा? दोस्तों मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। चेक कैसे करते हैं? नए भाजक से पुराने भाजक में भाग देते हैं। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो ये समझ लो कि हल संभव है। तो 6 एकम क्या हो गया? 6। 6 एकम क्या हो गया? 6। भाई मेरे एक बार तो ये मतलब कितने बार गया उससे कोई मतलब थोड़ी ना है, बस ये देखना भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। अगर भाग जा रहा है तो दोस्तों हल संभव है, अगर भाग नहीं जा रहा है तो हल संभव नहीं है। बच्चों भाग तो जा रहा है, अब हल संभव है, तो याद रखना जो रिएक्शन संख्या के साथ वही रिएक्शन शेषफल के साथ। संख्या का किया वर्ग तो तुम भी शेषफल का कर दो वर्ग, 3 त्रिका 9। अब इसमें दे दो 6 से भाग, 6 एकम 6, दोस्तों शेष कितना आ गया? 3। 6 एकम 6, शेष कितना आ गया? 3। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? क्या ये मेरे भाइयों को बातें समझ में आ रही हैं? आओ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो माय गॉड, ये क्या है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। अच्छा उल्टा लिख दिया, ऐसा होता नहीं है जनरल लाइफ में। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम। दोस्तों किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में हमेशा 100 मान के चलते हैं, और एमआरपी कितना दिया है? 20% कम, यानी कि 100 से 20 कम 80। आप बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। अब भाई मेरे छपा था 80, खरीदा था 100 में, अगर बेचोगे भी 100 में तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। 100 में खरीदा 100 में बेचा, मगर छपा 80, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा? 80 पे। दोस्तों 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1/4 आया भिन्न में, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25। बोलो भाई लोग समझ में आया? तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्रीमियर ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हमें इंतजार रहेगा। हो सकता है थोड़ी सी असुविधा आपको आज हुई हो, अभी 2 दिन की बात है, और उसके बाद फिर असुविधाएं जैसे पहले नहीं होती थी मैथ में वैसे नहीं होगी, ठीक है। आपने किसी ने कोई कमेंट किया, मैं रिप्लाई आज नहीं कर पाया, और अभी अगले 2 दिन हो सकता है मैं ना कर पाऊं,
तो दोस्तों उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूं, मगर उसके बाद 2 टेस्ट पेपर के बाद आपका जरूर हर बात का फिर से रिप्लाई होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, आना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।